कि रात के 2 बजे मेरी आँख खुली और मैं हैरान हुई कि आँख खुलने की वजह क्या है। तब मुझे महसूस हुआ मेरे वजूद के ऊपर जो चादर पड़ी है, जिसको मैंने अपने वजूद के ऊपर लपेट रखा है, उस चादर को कोई पाँव की तरफ से आहिस्ता-आहिस्ता खींच रहा है। और उस चादर के खींचे जाने की वजह से मेरी आँख खुली थी। मुझे लगा मैं नींद में हूँ। मैंने फिर से अपनी आँखों को झपकाया, अपने हाथों को हिलाया तो पता लगा नहीं, मैं कमरे में जाग चुकी हूँ। अब मैं नींद में नहीं हूँ और खुली आँखों से जो कुछ भी हो रहा है देख रही हूँ। और तभी मैंने जल्दी से उठ के देखा तो मेरी चादर पूरी ही नीचे पड़ी थी। वो चादर जो मैंने कुछ देर पहले अपने वजूद पे ले रखी थी, किसने खींचते-खींचते ज़मीन पे डाल दी थी और मैं एकदम छलांग मार के नीचे खड़ी हो गई और नीचे देखा मेरी चादर नीचे पड़ी है। मैं डर गई, शायद कोई बेड के नीचे है। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और बेड के नीचे देखा। बेड के नीचे कोई भी नहीं था। उस रात मैं बहुत डर गई। अगली सुबह मैंने अम्मी को और भाई को बताया कि रात मेरे साथ ये हो रहा है और सिर्फ ये नहीं हो रहा बल्कि मुझे अजीबो-गरीब सा महसूस होता है। तो मेरा भाई फरहान बोला, अम्मी आपसे कहा था ना, ये जो मुख्तलिफ खौफनाक सी कहानियाँ पढ़ती रहती है, इसकी ये बंद करवाएं। तभी इसके पेपर भी अच्छे नहीं हो पा रहे, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर नहीं ले पा रही। अब नया ड्रामा इसने शुरू कर दिया। वो कहानियाँ जितनी पढ़ती है, अब ये रातों को ऐसे ख्वाब भी देखना शुरू हो गया कि हमें अपने ख्वाब सुना रही है। फरहान, मैंने कहा फरहान भाई आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे और क्या, ना तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, पढ़ाई की तरफ तुम्हारा दिल नहीं लगता। कई दफ़ा तुम्हें समझाया है, ये किताबें जो खौफनाक सी पढ़ती रहती हो, कहानियाँ, ये छोड़ो पढ़ना। अम्मी सुन रही है ना, इसको मना करें। और अम्मी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही कि हाँ, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा कोई ट्यूशन का बंदोबस्त करूँ। तुम तो किताबें जिस तरह की कहानियाँ खौफनाक पढ़ती रहती हो, अब हमें इस तरह की कहानियाँ हमें सुनाओगी। देखो मेरा बच्चा, जब घरों में इस तरह की इंसान कहानियाँ पढ़ता है ना रातों को, तो उसको इस तरह महसूस होना शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं ऐसा। और वो दोनों मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे ये महसूस हो गया कि मेरी बातों का उन्होंने यकीन नहीं किया। वो जो मैं कहानियाँ वगैरह पढ़ती थी, शायद मुझे भी चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा, शायद हो सकता है मैं जो इस तरह की खौफनाक कहानियाँ पढ़ती हूँ वैसा ही मुझे महसूस हो रहा हो। तो सर मैंने कहानियाँ पढ़नी बंद कर दी। लेकिन मामला वहाँ पे थमा नहीं, बल्कि उसके बाद भी मुसलसल कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो क्लियर मुझे महसूस होता कि इस कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है और छुप छुप के देख रहा है, मेरे सामने नहीं आता। क्योंकि एक रात में डर इसलिए गई कि फिर से मेरी आंख खुली और जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरे कमरे का दरवाज़ा जो मैं हमेशा अंदर से बंद करके सोती हूँ, क्योंकि भाई और भाभी अपने कमरे में सोते हैं और अम्मी अपने कमरे में, तो मैं अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं डर गई कि क्या हुआ, रात में क्या इतनी थकी हुई थी कि अपना दरवाज़ा नहीं बंद कर सकी? ये नामुमकिन था। खैर मैं उठी नींद से, जल्दी से मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और सो गई। लेकिन अगली ही रात मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कमरे की कुंडी खुद ब खुद अंदर से खुल रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी कुंडी खुलने की, तो मैं एकदम से झटका लेके उठ के बैठ गई और मैंने सामने दरवाजे की तरफ देखा तो कुंडी खुल चुकी थी और मेरा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन मसला ये था, मेरी बात को अम्मी और भाई सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो रात मैंने डरते डरते गुजारी, यहाँ तक कि सुबह तक जागती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कब तक ऐसा करूँगी, रहना तो इसी कमरे में है। अम्मी लोग मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन सर मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे थे। मुझे कमरे के अंदर रात को क्लियर ऐसा महसूस होता कि कोई कमरे के अंदर चल रहा है। कभी कभी मुझे कमरे के अंदर भागने की भी आवाज़ आती और मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या है। मैं मुसलसल एक अजाब में थी। मैं ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही थी। मैंने माँ और भाई को कई दफ़ा कहा कि आप लोग मेरी बात का क्यों यकीन नहीं करते, तो वो दोनों हंसना शुरू कर देते कि हाँ हाँ और पढ़ो कहानियाँ। और मैं उनको कहती, मैं जिस दिन मर जाऊँगी ये चीज़ें मुझे किस दिन नुकसान पहुँचा देंगी और मैं मर जाऊँगी, उस दिन खुश होना। तो भाई मेरा मजाक उड़ाता, हाँ हाँ मैं खुश होऊंगा। और अम्मी भी कहती चुप करो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन कोई भी मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं होता। सर ये जो स्टोर का कमरा है जिसके आगे कपड़ा पना हुआ है, यहां से मुझे महसूस होता है कोई मुझे झांक रहा है। और मेरे साथ इतने वाकयात हो चुके हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपको उसी तरफ देखते, इस तरह के आपने पहले देखा और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, पहले आप मेरे ऊपर आके गिरे हैं,
मैं एकदम परेशान हो गई, ये आपने क्या हरकत की है। फिर आपने पीछे मुड़ के देखा है और उसके बाद मैंने देखा आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आप खड़े हो गए हैं, तो मुझे लगा आपने कुछ देख लिया है। तो प्लीज़ सर आप बताइए, आपने कुछ देखा है? मैं सच्ची हूँ ना, यहाँ पे कुछ है? अब मुझे लगा कि वो मुझसे इतना क्यों कुरेद रही थी, बार बार पूछ रही थी, इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं उसकी मजबूरी को समझ गया था। मैंने गर्दन हाँ में हिला दी कि हाँ यहाँ पे है। कहती आपने कुछ देखा है ना? मैंने कहा हाँ। कहती सर क्या देखा है? मैंने कहा बस कुछ देखा है, तुम सही हो, इस कमरे में कोई है। तो कहती है सर प्लीज़ एक फेवर दीजिए प्लीज़, मैं इतनी अरसे से बेचैन सी हूँ कि कोई मेरी बात की यकीन नहीं करता, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी अम्मी को बुला के लाती हूँ, प्लीज़ आप ये बात अम्मी को बता दीजिए कि आपने देखा है, ताकि गवाही पड़ जाए कि मैं सच कह रही हूँ। और इससे पहले कि मैं जवाब देता रुको, वो भागती हुई बाहर गई और मैं वहीं बैठा रह गया कि यार उसने मेरी सुनी ही नहीं कि मैं क्या कहूँ उनकी अम्मी को, कि मैं डर गया हूँ कहीं वो ही ना मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। भाई ये तो पहले ही मजाक उड़वाती थी अपना, अब आप भी शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद उसकी अम्मी और उसका भाई कमरे में दाखिल हुए और भाई भी आके बैठ गया और उसकी अम्मी आके बोली जी मुस्तफ़ा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा आंटी मैंने आपको इस कमरे के बारे में तो एकदम पहले ही बोल पड़ी, अब आप वही बात बताना चाह रहे हैं जो नबीला कहती है कि इस कमरे में ये होता है, इस कमरे में ये होता है। देखिए आपकी तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हम आपसे तो कम से कम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये अच्छा मजाक नहीं है कि आपने नबीला के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लिया कि चलें जो वो पागलों की तरह कहती आ रही थी अब आप भी वही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह आप बताने के लिए मुंह खोलने जा रहे हैं तो मुझे यही लगा है कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने जा रहे हैं कि हाँ मान लें। क्या हो गया आपको? मैं चुप हो गया। उसकी माँ इस तरह बोलती रही और उसके बाद फिर मैंने सर उठाया, बोला मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता हूं और रात को मैं नबीला को पढ़ाने के लिए आता हूं। ये बात सच है कि जब भी मैं इस कमरे में आता हूं मेरे दिल को अजीब सा होना शुरू हो जाता था। मैं बाहर निकल के समझता था कि शायद मेरे दिल को कुछ हो रहा है, हब्स है, बिजली चली गई है, इस वजह से यूपीएस पे सिर्फ लाइटें चल रही है, पंखा नहीं चल रहा, अंदर हब्स हो रही है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जब भी बैठता मेरे दिल को कुछ अजीब होता। और पहली बात यह है कि मैंने अगर कुछ देखा है तो मैं क्यों आपके साथ मजाक करूंगा? क्या मेरी शख्सियत मजाक वाली है या कभी मैंने मजाक किया है? मेरा काम पढ़ाने का है और जो उस्ताद होते हैं वो हमेशा सीरियस होते हैं। मुझे इस तरह का बचकाना भोंडा सा मजाक करते हुए अजीब सा नहीं लगेगा कि अगर आपकी बेटी ने अगर आपके साथ कुछ ऐसी बात कही है तो मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला के कहूँगा हाँ अपनी वालदा और भाई को बुला के ले आओ, मैं भी आप तुम्हारी मजाक का हिस्सा बनता हूँ। ये आपने कैसे सोचा कि मैं इसकी मजाक का हिस्सा बनूंगा? ये सही कह रही है। मैंने इस कमरे में किसी चीज को महसूस किया है और डर गया हूं बहुत ज्यादा, और मैं एक सीरियस इंसान हूं। जो मैंने महसूस किया मैंने आपको बता दिया। नबीला ने क्या महसूस किया क्या नहीं वो बेहतर जानती है और आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आज इस कमरे में क्लियर किसी चीज को महसूस किया है। अभी मैं जाना चाहूंगा। मैं उठा और सीरियस मूड के साथ में चला गया। अगले दिन मैं उठा और अपने स्कूल चला गया। जब मैं शाम को एक बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो उधर बच्चों को मैं पढ़ा लिया, अब दूसरे घर जाना था, उसके बाद फिर नबीला की तरफ जाना था। तो मुझे फोन आया कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो आप छुट्टी कर लीजिए। जब मुझे ये फ़ोन आता था मेरी ईद हो जाती थी, सोऊंगा आज तो जल्दी। तो मैंने नबीला की वालदा को फ़ोन किया आज क्या मैं नबीला को जल्दी पढ़ा लूँ? उन्होंने कहा जल्दी आ जाए। मैंने नबीला को पढ़ाया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे नबीला ने बताया कि आपकी बातों का कुछ कुछ अम्मी पे असर हुआ है। आपने जिस तरह बोला है तो वो आपकी कुछ बातों को उन्होंने सीरियस लिया है, ज़्यादा को नहीं लिया, लेकिन उन्होंने माना है हाँ मैं झूठी नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ, हल्का फुल्का कुछ होगा, माइनर सा होगा, लेकिन आपकी बात पे उनको थोड़ा सा यकीन आया है। मैंने खैर पढ़ाया नबीला को और जल्दी फारिग हो गया और सीधा मैं घर गया। बाइक में गली के अंदर ही खड़ी करता था। मैंने बाइक खड़ी की और जो गैलरी टाइप दरवाज़ा खोल के अंदर जगह थी वहीं पे, और मैं सीधा कमरे की तरफ गया और मैं सोने के लिए लेट गया कि आज जी भर के सोऊंगा, सोने के लिए टाइम ही कहाँ मिलता है। तो मैं अभी लेटा ही था कि दरवाज़ा ठक 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 ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू हो गया। अच्छा, मुस्तफ़ा ने ये जो मुझे अभी बात सुनाने जा रहा हूँ गैर ज़रूरी थी, मैं इसको निकाल सकता था, लेकिन एक मज़े की चीज़ है हॉरर के अंदर, इसलिए मैं इसको मुख्तसर से सुनाऊँगा। मैं लेटा रहा तो मेरी बहन मेरे कमरे में आ जाएगी कि भाई उठ जाओ, दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम्हारा दोस्त आया हुआ है, उससे मिल लो।
मैंने कहा यार आज ही तो सोने के लिए टाइम मिला, कह दो उसको वो घर पे नहीं है। तो बोली उसने तुम्हारा बाइक देख लिया है बाहर। मैं कैसे कह दूं वो नहीं है, बाइक ही देख के आया है, जाओ बाहर। यार क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते। मजबूरन मुझे उठना था और मैं उठ के जब बाहर आया तो मेरा एक दोस्त, जिसका नाम ये मजे की है थोड़ी सी मैं सुना देता हूँ, शाहिद है, वो मेरे बाइक पे ही चढ़ के बैठा हुआ था। मुझे देखते ही बोला, ओ कैसा है मुस्तफ़ा यार, तू किधर है, ये है वो है। मैंने कहा यार बोल क्या काम है। शाहिद का तारुफ ये था कि तमाम दोस्त इससे तंग थे, दिल का बुरा नहीं था, इतना बातूनी था, इतनी बातें करता था कि आहिस्ता आहिस्ता सारे इससे खिसक जाते थे। और इसकी सबसे बुरी जो बात थी, ये दोस्त होने के नाते बेधड़क आपसे कोई चीज मांग लेता। आपको शर्म आती, दोस्त है और मजबूरन हमें उसको देनी पड़ जाती। जब हम उसको कोई चीज दे देते तो वो चीज वापस नहीं करता था, उसके घर के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके दरवाजे को खटखटाना पड़ता था। और जब भी उसका दरवाजा खटखटाते तो उसकी बाप की एक ऊंची सी आवाज आती, कौन आ गया फिर, कोई तेरा वो बुरा सा दोस्त होगा, कोई वो आवारा सा दोस्त होगा, कैसे आवारा लड़कों को तूने दोस्त बना रखा है, हर वक्त घर का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, हर वक्त दरवाजे पे रहते हैं। वो भी हमें शर्म आती क्योंकि हम अपनी चीज को लेने के लिए गए होते और उसके बाप की और हमें सुननी पड़ती। और उसके बाद सबसे मजेदार बात, जब वो शायद हमें चीज वापस करता तो उसको इतनी बुरी हालत में वापस करता कि हमें दुख होता इसको दिया क्यों था। यानी तो एक तो बेधड़क मांग लेना और ऊपर से वापस ना करना, उसके घर लेने के लिए जाओ तो उसकी बाप की सुनना जो हमें आवारा कहता, और जब ये वापस करने को तैयार हो जाता तो चीज को इतना खराब करके देता, घिसा के देता कि बंदा कहता यार इससे बेहतर हो सका तो देते ही ना। और वो दोस्तों के ऊपर ऐसा ढीठ दोस्त था, उसको 100 बातें सुना लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं भी जब बाहर पहुंचा मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बाइक लेने आया था और उसे मैंने क्लियर इनकार करता तो वो पीछे पड़ जाता, उसने लेके ही जाना था, वो यार दोस्त नहीं है, ये नहीं है, ऐसी बातें करता। खैर वो कहते हैं मैं उससे गैर ज़रूरी है, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन इसलिए दिया। वाकई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कई लोगों के होते हैं, चढ़ जाते हैं, आपसे चीज़ लेके जाते हैं, फिर वापस नहीं करते और जब देंगे तो इतनी ख़राब करके देंगे और आप कह देंगे यार ये क्या किया है, तो और गुस्सा करेंगे, मैंने क्या किया है, पहले से ऐसी थी, ये है वो है। खैर वो वापस आ गया, मैंने ऐसे मुख्तसर से बता दिया। अब ये मेरे अंदर चल रहा था कि वो कमरा इतना भारी है कि मैं जब जब उस कमरे के अंदर जाता हूं वहां पे कोई ना कोई मसला होता है। और जो मेरा चेहरा मुझे शीशे के अंदर एक अजीबो गरीब सा बूढ़ा सा नजर आता था। एक दफा यही बात मेरे दिमाग में आई और मैं नबीला के कमरे में पढ़ा रहा था बेडरूम में, और उस वक्त भी मुझे अपना चेहरा बहुत अजीब सा नजर आया। और उस रात पता नहीं क्या मेरे दिल में आया, मैं आते ही सीधा अपने घर के शीशे के आगे खड़ा हो गया और मैंने देखा मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, इतना भी बुरा खौफनाक नहीं था जो उस शीशे में नजर आता था। तब मुझे याद आया कि वो जो चीज भी मैंने उस पर्दे के पीछे जिसको खड़े देखा था, इसका मतलब है वो उसी की वजह से मेरे सर में दर्द होता है, उसी की वजह से मेरा चेहरा खौफनाक मुझे अपने आप को नजर आता है। खैर क्या करूं, इस नौकरी को छोड़ दूं, नबीला को पढ़ाना छोड़ दूं। लेकिन अगर नबीला को पढ़ाना छोड़ दिया तो ये पैसे चले जाएंगे, क्या करूं समझ ही कुछ ना आए। मैं दुआ करता कि ड्राइंग रूम में ही पढ़ा लूं, वो बेहतर है, क्योंकि ड्राइंग रूम में जब तक मैं पढ़ाता रहता बिल्कुल सुकून रहता। और जैसे ही मुझे नबीला के कमरे में जाना पड़ता, अब मेरी जान निकलती जब से मैंने वो वाकया देखा था। ऐसे ही एक सुबह मैं अपने कॉलेज स्कूल के लिए जब जाने लगा तो पता लगा आज आसमान पे बादल आए हुए हैं। मोटर बाइक वालों के लिए उन्होंने एक मेंशन की, ये भी एक सच्ची तल्ख हकीकत है जो उन्होंने मुझे कहानी में बताई है। जो लोग मोटर बाइक पे होते हैं ना, उनको बारिश बहुत जहर लगती है। क्यों? एक तो कीचड़ बहुत हो जाता है ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे गिरने का बाइक के ऊपर बहुत डर होता है। फिर बाइक के पहिए के अंदर इतनी मिट्टी फंस जाती है, सर्विस करानी पड़ जाती है। और अगर कहीं बाइक में थोड़ी सी भी खराबी हो जाए, पंचर हो जाए, तो वो दुकानदार जो ठीक करते हैं या पंचर लगाते हैं टायर को, उनकी तो चांदी होती है। बारिश वाले दिन उनको पता होता है आज जो आएगा वो मजबूरी में आएगा, उसको कराना ही कराना पड़ेगा, तो मुंह मांगे पैसे लेते हैं। तो हम जैसे जो बाइक चलाने वाले लोग होते हैं कोशिश करते हैं यार बारिश वाले दिन तो बाहर ही ना निकलें, बाइक का कोई काम निकल आया ना, बड़े पैसे लग जाने हैं। ऐसे ही मैं स्कूल गया और मैंने पढ़ाया, और जब मैं वापस ट्यूशन के लिए जाने लगा तो अभी तक बारिश नहीं हुई थी, आसमान बादलों से भरा हुआ था। लेकिन मैं सोच रहा था बेहतर है बारिश ना ही हो।
मुख्तलिफ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब मैं नबीला के घर पहुंचा तो उस वक्त लगता था अब किसी वक्त भी बारिश हो जाएगी। मैं बेल बजाता था, अगर कोई बेल बजने में थोड़ा देर भी आता तो मैं चला जाता था और अगले दिन आके कहता जी मैं तो बेल बजाता रहा, आया कोई नहीं, क्यों, मुझे छुट्टी मिल जाती। मैंने बेल बजाई, वो लोग जल्दी आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो बिजली गई हुई थी। नबीला किचन में काम कर रही थी। नबीला का भाई फरहान मेरे पास आया और कहा मुस्तफ़ा भाई आप नबीला के कमरे में चले जाइए, बस वो आ रही है, आप उसको वहां पे पढ़ा दीजिएगा। जब उसने फिर उस कमरे का कहा तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी कि फिर उस कमरे के अंदर जाऊं। खैर जाना था, मैं सीधा उस कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, अभी एक कदम मैंने दरवाजे के अंदर रखा ही था और दूसरा कदम जैसे ही दरवाजे के अंदर रखा, मेरी निगाह सामने बिस्तर की तरफ गई तो मेरी जान निकल गई। सामने बिस्तर के ऊपर एक वजूद, जो मर्द का वजूद था, वो इस अंदाज की परछाई थी, इस अंदाज का शैडो था, इस अंदाज का साया था जो हवा में खड़ा लहरा रहा था। और तभी मैंने कलेयर देखा, उसका चेहरा खून, उसका पूरा लिबास जो उसने सफेद कलर का पहन रखा था वो पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था और उसका मुंह ऐसा था जैसे कोई इंसान सड़क पे गिर जाए और पूरे ट्रक का पहिया अगर उसके मुंह के ऊपर से गुजर जाए तो जैसे मुंह पिचक जाएगा। आप खुद सोचिए, एक हैवी ट्रक किसी इंसान के मुंह, फेस के ऊपर से गुजरा हो तो उसका मुंह कैसा पिचका होगा, सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। उसका जो मगज है, उसका दिमाग है और आंखें बाहर, नाक, हड्डी कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ऐसा ही उसका भयानक चेहरा था कि जैसे उसके चेहरे पे कोई ट्रक का पहिया चला गया हो और उसका चेहरा इस तरह का बिगड़ गया हो। ऐसा ही बिगड़ा हुआ खौफनाक उसका चेहरा था और उसका सफ़ेद लिबास खून से इस तरह भरा हुआ था जैसे अभी अभी पूरे जिस्म पे खून आया हो। और वो परछाई, वो भयानक सा खौफनाक सा चेहरे वाला, वो सामने खड़ा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें जो बीच में तो नहीं थी क्योंकि चेहरा पिचका हुआ था, लेकिन लगता था कि वो गुस्से में है और कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी हैं और वो मेरी तरफ देख रहा है। और उसी लम्हे मैंने देखा उसके हाथ सलामत हैं, खून से भरे हुए हैं और उसने अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया और हाथ के इशारे से मुझे 2 दफ़ा ऐसे किया कि निकलो यहाँ से, जैसे कोई बाहर जाने के लिए हाथ से इशारा करता है। मैंने उसको जैसे ही देखा उस जगह पे साकित हो गया, उस जगह पे जम सा गया। खौफ से मेरी इंतहाई बुरी हालत थी। एक ऐसा भयानक सा कलेयर यूपीएस जल रहा था, लाइट तो बाहर गई हुई थी, उस कमरे में तो उजाला था, उस कमरे में तो रोशनी थी और लाइट जल रही थी। उस लाइट के अंदर कलेयर मौजूद था और वो मेरे सामने खड़ा था। उसको देख के मैं ऐसा खौफ में मुब्तला हुआ कि उस जगह पे खड़े खड़े मेरे वजूद के अंदर जहाँ कपकपाहट थी, मैं खौफ ज़्यादा कांप रहा था। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, उसी मुंह के अंदर की आवाज़ जिसने 2 दफ़ा मुझे हाथ का इशारा किया था। वो कुछ बोला है लेकिन उसका मुंह टूट फूट का शिकार था, पिचका हुआ था। आवाज़ जो निकली ना वो उर्दू में थी ना किसी ऐसी ज़ुबान में थी जिसको मैं समझ सकता। वो एक अजीब व गरीब सी ज़ुबान में कुछ बोला और उसी लम्हे एक उसी तरह की आवाज़ जो बिल्कुल अजीब व गरीब सी कोई ज़बान थी मेरे कानों में सुनाई दी। और मैंने मुड़ के देखा तो वही पर्दा दोबारा से हटा हुआ था और वही औरत जिसको मैंने देखा था, जिसके बालों की जगह पे छोटे छोटे सांप थे और ऊपर की तरफ लहरा रहे थे, अभी भी उसी तरह उसके बाल लहरा रहे थे। उसने सफ़ेद सा लंबा सा कमीज़ पहन रखा था, लेकिन ये क्या, उसके लेफ़्ट और उसके राइट 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो बच्चे भी हवा में लहरा रहे थे। उस औरत के साथ ही एक लेफ्ट टांग के साथ एक राइट टांग के साथ तकरीबन चिपका हुआ तो नहीं लेकिन जुड़ा हुआ सा था, यानी उसका हिस्सा नहीं था, टच हो रहा था उसको, लेकिन वो भी दोनों हवा में लहरा रहे थे। उनके आंखें भी लाल सुर्ख थे और वो बालों पे बगैर थे, उनके सरों पे कोई बाल नहीं था, वो बालों के बगैर थे। और उनकी माँ के उसी तरह नागिन की तरह के जो छोटे छोटे सांपों की तरह के जो बाल थे, जो बाल नहीं सांप थे, वो ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। अब वो पर्दा बिल्कुल ऊपर उठा हुआ था और उस पर्दे के नीचे वो खातून मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द वही बच्चे। और मैं उनको भी मुड़ के देख ही रहा था कि मेरे कानों में फिर से एक गुस्से की भरी आवाज़ आई,
लहजा बताता था कि शदीद गुस्सा है, क्या कहा गया है ये तो मैंने नहीं समझ आया। मेरा झटका निकला और फिर से मैंने मुड़ के देखा तो वो भयानक सा चेहरा जिसके ऊपर से टायर गुजर गया था, जो खून में नहलाया हुआ था, जो शदीद भयानक था, वो उस बेड से उड़ के वो कब मेरे करीब पहुंचा था मुझे पता ही ना लगा। मैं तो उधर उनको देखने में मशरूफ था, उस औरत और उसके 2 बच्चों को। और जैसे ही गुस्से का इजहार हुआ तो मेरा झटका इसलिए निकला कि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के करीब थी, तभी मेरा झटका निकला। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा वो मेरे फेस के सामने था।